Good morning, student. Today we will discuss the chapter 6 geomorphic processes. इससे पहले हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा, अर्थ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा. After learning about how the earth was born and how it evolved its crust and other inner layers, how its crustal plates move and moving, and other information on the earthquake, the form of the volcanism, and about the rocks and minerals the crust is composed of it. It is time to know in detail about the surface of the earth on which we live. Let us start with discussions. हम देखते हैं कि why is the surface of the earth? हमारा जो surface है वो uneven क्यों है? बच्चों, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेटो है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर वैलीज है, डिफरेंट टाइप की. ये सारा का सारा किसकी वजह से है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दो प्रकार की फोर्सेस काम करती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट इज द एंडोजेंटिक फोर्सेस, सेकंड इज द एक्सटर्नल फोर्सेस. जो एंडोजेंटिक फोर्सेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, प्लेट टेक्टोनिक है, जो बिल्डिंग निर्माण का काम करती है. यानी जितने भी माउंटेन हैं इस प्रकार की जो बिल्डिंग को बनाने का काम करती है. इसके अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो थोड़ा स्लोली काम करती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करती है, और ये इनका काम होता है डिग्रेडेशन करके जो है एग्रेडेशन करना. द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक. आप देखते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है वो स्टैटिक नहीं, उसके अंदर चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम. यू आर वेल अवेयर दैट हैज मूव्ड एंड द मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. वर्टिकली भी होता है, इसके हॉरिजॉन्टली होता है. ऑफ कोर्स इट मूव्ड ए बिट फास्टर इन द पास्ट देन द रेट एट विच इट इज मूविंग नाउ. द डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेस operating from within the earth which built up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the crust. हम देखते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं, अब डिफरेंट टाइप का जो वेरिएशन पा जाता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इंटरनल फोर्सेस है. द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस इंड्यूस्ड बेसिकली बाय एनर्जी. इसके अलावा इसके द्वारा भी इंड्यूस्ड है ये, जैसे ग्लेशियर है, विंड है, वाटर है, इनके द्वारा. और उनके पीछे जो सारी की सारी जो फोर्सेस काम करती है वो सनलाइट, यानी सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. सन के कारण जो विंड चलती है, ग्लेशियर चलता है, रनिंग वाटर होता है, रेनफॉल होती है, तो सारी की सारी जो मूवमेंट है सरफेस पर ड्यू टू द सनलाइट. ऑफ कोर्स द इंटरनल फोर्सेज आर स्टिल एक्टिव दो विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज. हालांकि जो इंटरनल फोर्सेज है वो भी डिफरेंट टाइप की उनके अंदर इंडस्ट्रीज होती है, उसके द्वारा काम करती है. किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है. जैसे मैग्मा बाहर आता है उसके द्वारा. That means the earth surface is being continuously subjected by the external forces. External forces so to the external forces originating within the earth atmosphere and by internal forces from within the earth. The external forces are known as the exogenic forces and the internal forces are known as the endogenic forces. ये दो प्रकार की फोर्सेस मैंने आपको बताया था. The action of the exogenic forces result in the wearing. इनका जो काम होता है वो काटने का काम होता है. The action of the exogenic forces result in the wearing down. Degradation को बोलते हैं. Elevation and filling up the aggradation. यानी एक जगह डिग्रेडेशन होता है, वहाँ से काटने से रिवर है तो रिवर जो है माउंटेन से काटती है, वैलीज बनाती है, उसके बाद प्लेन में जमा करती है, धीरे धीरे फिर वो सी में दे जाती है. तो इस प्रकार से जो डिप्रेशन होते हैं उसमें फिलिंग का काम करते हैं. द फिनोमेना ऑफ द वेयरिंग डाउन ऑफ द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज द ग्रेडेशन. यानी ग्रेडेशन कहते हैं इसको. ग्रेडेशन में दो प्रकार की इसकी फोर्सेस काम करती हैं, यानी एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन. एक जगह जो है डिग्रेडेशन होगा, दूसरी जगह जो है एग्रेडेशन होगा. तो इस तरह से ये bring about the change in the configuration. मैं थोड़ा सा forces continuously evade the build of the parts of the surface and hence the external forces even the relief variation of the surface of the earth. So variations remain as long as opposing the action of the endogenic forces continue. In general terms, the endogenic forces are mainly land building forces and external forces are mainly the land bearing. तो इस प्रकार की दो तरह से फोर्सेज जो है वो काम करती है. अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो प्रकार की जो फोर्सेज है वो काम करती है इसमें देख सकते हैं आप ये, इसमें दो प्रकार की फोर्सेज जो है वो काम करती है. सो वेरिएशन रिमेन्स एज लॉन्ग एज द अपोजिंग एक्शन ऑफ द एक्सोजेनिक एंड द एंडोजेनिक फोर्सेज कंटिन्यू. इन जनरल टर्म्स द एंडोजेनिक फोर्सेज आर मेनली एंड बिल्डिंग फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज आर मेनली द लैंड बेरिंग फोर्सेज. यानी जो
इंटरनल फोर्सेज हैं वो बिल्डिंग का बनाने का काम करती हैं, जबकि जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो उसको वीरिंग फोर्सेज का कहते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेंसिटिव, ह्यूमन डिपेंड ऑन it for their the sustains and have been using it extensively and intensively. So it is essential to understand its nature in order to use effectively without disturbing its balance and diminishing its potential for the future. तो हम अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, बच्चे एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, अपने सेटलमेंट करते हैं, सारी की सारी एक्टिविटी होती है। तो इसलिए इंसान जो है इसको इफेक्टिवली यूज़ कैसे करेगा, तो जाकर के ठीक है। Almost all organisms contribute to sustain the earth environment. However, the humans have caused the extensive damage to the environment through overuse of resources. जैसे देखते हैं कि आजकल environment जो डैमेज हुआ है, हम जितने भी resources हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें यूज़ करना चाहिए, यूज़ भी must, but must also leave the potential enough to sustain life through the future. लेकिन फ्यूचर के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि जो है सस्टेनेबल की बात करते हैं, सस्टेन रहे, लाइफ चलता रहे, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी रहे। मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ हैड एंड हैज बीन शेप्ड ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, एंड बिकॉज ऑफ इट्स यूज एंड मिस यूज बाय द ह्यूमंस इट्स पोटेंशियल इज बीइंग डिमिनाइज्ड। इसके कारण हम जब यूज करते हैं तो धीरे धीरे जो वो कम होता जा रहा है, डिमिनिशाइज हो रहा है at the fast rate. If the process which is shaped and are shaping the surface of the earth into the varieties of form, shape and nature of the material की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर जो material of which of the composed of are understood, precautions can be taken to minimize the detrimental effects of the human use and preserve it for the posterity. तो उसके लिए फ्यूचर के लिए जो हमें रखना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, लेकिन इंसान जो है अपने स्वार्थ के लिए उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। हम बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की प्रोसेस हैं। यू वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। द एंडोजेंटिक एंडोजेनिक प्रोसेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल। दोनों प्रकार की जो फोर्सेज हैं, द एंडोजेंटिक फोर्सेज दोनों स्ट्रेस डालती है, केमिकल एक्शन जाती है। इसके कारण क्या होता है, ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यानी जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, जो अर्थ का जो एक शेप है, जो साइज की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसकी जो आउटलुक है उसमें चेंज आता है ड्यू टू द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और एक इसके कारण होती है इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होती है, यानी एंडोजेंटिक फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। डायस्टोफोरिज्म एंड द वोल्केनिज्म क्या होता है कि उसके ऊपर किस प्रकार से जो प्रोसेस है वो काम करती है, यानी उसका जो लेवल होना, ऊपर नीचे होना, डायस्टोफोरिज्म होता है भी अर्थ सरफेस के ऊपर जो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे काम करती है। ये डायस्टोफोरिज्म के कारण जैसे हम बात करते हैं भी माउंटेन बिल्डिंग बनती है, खासकर इंटरनल फोर्सेस के कारण। तो डायस्टोफोरिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेंटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। They have already been discussed in brief in the preceding unit. Weathering, mass wasting, erosion and deposition are the exogenous. ये सारी की सारी जो weathering है, mass wasting है, erosion and deposition, these are the external forces कह सकते हैं आप इसको। These exogenic processes are with the detail in this chapter. इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे आप थोड़ा सा आगे चलते। Any exogenic elements of the nature like the water, ice, wind, capable of the acquiring and transporting the earth material can be called a geomorphic agent. ये सारे के सारे इसके एजेंट होते हैं, लाइक वाटर है, विंड है, ग्लेशियर है, चाहे सी वेव है, ये सारे के सारे जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एजेंट का काम करते हैं। जो डिप्रेशन है उसको फिलिंग का काम करते हैं, काटते भी हैं और जमा भी करते हैं। When these elements of the nature became mobile due to the gradients, और इनका जो पीछे जो मेन कारण है वो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है स्लोप, यानी दो पॉइंट के बीच के में जो डिफरेंसेस होता है, स्लोप होता है उसके कारण। और इसमें जो सबसे जो काम करती है फोर्स वो ग्रेविटी फोर्स काम करती है। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी ही जो है ग्रेविटी फोर्स काम करेगी। दे रिमूव द मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट देम ओवर स्लोप्स एंड डिपॉजिट्स देम एट द लोअर लेवल। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स स्पेशली एक्सोजेनिक अनलेस स्टेटेड सेपरेटली आर वन एंड द सेम। दोनों जो है एक ही तरह काम करते, सेम पे काम करते हैं, अलग अलग थोड़ा प्रोसेस होता है इसके अंदर। ए प्रोसेस इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ मटेरियल अफेक्टिंग द सेम, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाइड होती है, ए प्रोसेस इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ मटेरियल अफेक्टिंग द सेम, सेम करती है। एन एजेंट इज ए मोबाइल मीडियम, जो एजेंट होता है जैसे रनिंग वाटर है उसको मूव करता है, आइस
मूविंग आइस है, ग्लेशियर की बात करते हैं, विंड है, वेव है, करंट्स, ये सारे के सारे काम करते हैं, विच रिमूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं इसको सबको। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर एंड running water, ground water, glacier, wind, waves and currents etc. can be called the geomorphic agent। ये सारे के सारे जो है वो geomorphic agent कहलाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डू यू थिंक इट्स एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश जियोमॉर्फिक एजेंट एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेस तो सारी होती हैं, लेकिन एजेंट जो है उसके अंदर मोबिलिटी होती है, चेंज करता है। तो इंटरनल फोर्सेज होती है वो बिल्डिंग का काम करती है। द ग्रेविटी बिसाइड्स बीइंग इज ए डायरेक्शनल फोर्स, यानी जो ग्रेविटी है उसको एक डायरेक्शनल फोर्स का काम करते हैं, किस डायरेक्शन में मटेरियल को जाना है। एक्टिवेटिंग ऑल डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ मैटर आल्सो कॉजेज स्ट्रेस ऑन द अर्थ मटेरियल। जो स्ट्रेस है ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, जैसे स्लोप होगा इतना ज़्यादा उतना ही वाटर का फ्लो होगा। इस प्रकार से ग्लेशियर है, इसके अंदर जो है इसका एक डायरेक्शन भी की डायरेक्शन रहेगी जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा काम करेगी। अब जैसे बात करते हैं भी मास वेस्टिंग होता है, लैंड स्लाइडिंग होता है, तो लैंड स्लाइडिंग का जो मेन कारण है वो कितना स्लोप हो, उसके अंदर कितना झुका हो कोई माउंटेन, उतनी जो ग्रेविटी फोर्स काम करती है, उसी डायरेक्शन में जाएगा। इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस एक्टिवेट वेव एंड द टाइड इंड्यूस द करंट्स एंड विंड्स। इसको भी जो है इनडायरेक्टली जो ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रेस करती है, जो वेव है, टाइड है, उसको भी इंड्यूस करती है, करंट को भी करती है। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट देयर वुड बी नो मोबिलिटी। अगर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेडियंट नहीं है, तो इसके अंदर कोई जो है वो मोबिलिटी नहीं है, गतिशीलता नहीं आई उसके अंदर। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन आर पॉसिबल। So gravitational stresses are important as the other geomorphic processes. Gravity is the force that is keeping us in contact with the, जो ग्रेविटी फोर्स है वो किस प्रकार से देखिए काम करती है यहाँ पर। सो gravitational stresses are important as the other geomorphic processes. Gravity is the force that is keeping us in contact with the surface, and it is the force that switches on the movement of all surface material. यानी जितने भी मटेरियल हैं उनका जो है स्विच ऑन रखती है ये। अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो फिर मोबिलिटी नहीं रहेगी, उसके अंदर मूवमेंट नहीं रहेगी। जितनी भी मूवमेंट है, जितने भी मटेरियल है सरफेस के ऊपर, मूवमेंट का जो मेन कारण है ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। ऑल द मूवमेंट्स आइदर विद इन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अकर ड्यू टू द ग्रेडियंट्स। अब इसमें ग्रेडियंट का भी रोल है, यानी स्लोप कितना है, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी। फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरियाज। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, और यहाँ पर है आपका एंडोजेंटिक फोर्सेस, एंडोजेंटिक प्रोसेसेस की बात करते हैं सबसे पहले। द एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम द विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेंटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जैसे कि हमने आपको बता था पहले भी, जो वोल्केनो होता है वो एटमॉस्फेयर में मैग्मा होता है, और मैग्मा क्यों होता है? रेडियो एक्टिविटी के कारण। रेडियो जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर जो है हीट पैदा होती है, गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद फिर जो है मैग्मा बाहर आता है, लावा कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड द प्रीमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का मेन रोल है। रोटेशनल, अर्थ रोटेट करती है, इसके कारण भी फोर्स पैदा होती है, टाइडल फ्रिक्शन भी होता है, और प्रीमोर्डियल हीट जो पहले जो अर्थ का मटेरियल था प्रीमोर्डियल बनने से पहले, हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसके समय भी इसके कारण दिस एनर्जी ड्यू टू द जियोथर्मल ग्रेडियंट्स। और इसके कारण जो है वो पृथ्वी के अंदर जियोथर्मल ग्रेडियंट पैदा हो जाता है, डिफरेंसेस पैदा हो जाता है, एंड हीट फ्लो फ्रॉम द विद इन इंड्यूस द डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर। और जो हीट है ऊपर आती है, चाहे वो वोल्केन के रूप में आती है या किसी और फोर्स के रूप में, ड्यू टू द वेरिएशन इन द जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द क्रिस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ, द एक्शन ऑफ द एंडोजेंटिक फोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्म। तो डिफरेंसेस होती है, उसका एक्शन जो यूनिफॉर्म नहीं, कहीं पर ज़्यादा काम करते सही। जैसे मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है, तो उसमें जहाँ पर वीक होगा वहाँ से निकल के लावा बाहर आएगा, या कोई जो अर्थ मटेरियल है, जो क्रस्ट है, वो किस प्रकार का मटेरियल से बनी है, उस तरह से काम करता है। द एक्शन ऑफ द एंडोजेंटिक फोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्म एंड हेंस ऑफ द टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड। इसमें बात करती है कि जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती है,
Hence the technically controlled the original crustal surface is uneven. तो जो प्लेट्स के कारण भी कई बार जो ऊपर नीचे हो जाता है, जितने भी जैसे हमारे माउंटेन बिल्डिंग बने हैं, जो फोल्ड माउंटेन बने खासकर से ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक। एक प्लेट जो है उसके अंदर प्लेट की किस प्रकार से जो आपस में वो कन्वर्ज करती है, यानी डाइवर्जन करती है, या किस प्रकार से टकराती है, उसके इसके पीछे मेन कारण। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डायस्ट्रोफिजम। ऑल द प्रोसेस दैट मूव द एलिवेट और बिल्ट अप, यानी सारे के सारे जो प्रोसेस इसके कारण अर्थ सरफेस के ऊपर कोई चीज मूवमेंट करती है, एलिवेट होती है, ऊपर जाके बिल्ड अप होती है। पोर्शन ऑफ द क्रस्ट कम अंडर द डायस्ट्रोफिजम। डायस्ट्रोफिजम दे इंक्लूड द ऑरोजेनिक प्रोसेसेस होती है इन्वॉल्विंग द माउंटेन बिल्डिंग, इसको बोलते हैं ऑरोजेनिक प्रोसेस, इसके कारण माउंटेन बिल्डिंग बनती है। थ्रू द फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग द लॉन्ग एंड द नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। इसमें आपको बता दें कि जो प्लेट टेक्टोनिक है वो किस प्रकार से काम करती है, उसके अंदर वो डाइवर्ट भी होती है और कन्वर्जन भी होता है उसके अंदर आपस में। उसके कारण जो है कई प्रकार की माउंटेन बन जाती है। एक होता है एप्रोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ द लार्ज पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट। थर्ड इसमें आता है आपका अर्थक्वेक इन्वॉल्विंग द लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स। एंड फोर्थ इज द प्लेट टेक्टोनिक इन्वॉल्विंग द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ द क्रस्टल प्लेट्स। इवन आपको द प्लेट टेक्टोनिक के कारण हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स की यूज। In the process of the orogenic, the crust is the severely deformed into the fold. इस प्रोसेस उसके कारण जो है वो कई जगह आप देखते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट तो डिफॉर्म हो जाता है, नीचे जाता है इनटू फोल्ड के रूप में। ड्यू टू द एप्रोजेनिक देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन। ओरोजेनिक इज ए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस वेयर एज द एप्रोजेनिक इज कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। हमारे जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं वो उसके कारण पीछे एप्रोजेनिक प्रोसेस है। ओरोजेनिक को नीचे जाता है, यानी यहाँ पर देखिए दो प्रकार की प्लेट्स मैं आपको बता रहा, जैसे एक ओशियन प्लेट्स है, कॉन्टिनेंट प्लेट्स है, तो उनके अंदर डिफरेंसेस होता है काफी। तो जो ओरोजेनिक है वो नीचे जाएगा और जो एप्रोजेनिक है वो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग बनाएगी कॉन्टिनेंट। थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ओरोजेनिक एंड एप्रोजेनिक अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स देयर कैन बी फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द क्रस्ट। और इन्हीं के कारण ये जो प्रोसेसेस हैं ओरोजेनिक और एप्रोजेनिक जो प्रोसेस है उसके कारण ही कहीं कहीं फॉल्ट पड़ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है क्रस्ट के अंदर। ऑल दिस प्रोसेस कॉज द, और इसके पीछे जो कारण है वो क्या, प्रेशर है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी इसको बोलते हैं। यानी कहीं पर प्रेशर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर वॉल्यूम कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, और ये टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। विच इन द टर्न इंड्यूस द मेटामॉर्फिज्म रॉक्स। जिसे हम बात करते हैं मेटामॉर्फिज्म के अंदर जो रॉक्स होती हैं, जैसे इग्निस रॉक्स है उसको हमें चेंज कर देते हैं, यानी सेडिमेंटरी रॉक्स है उसको मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो उसमें तीन ही प्रकार के भी काम होते हैं, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। एप्रोजेनिक एंड ओरोजेनिक साइट इन द डिफरेंस। थोड़ा सा इनके डिफरेंस में आपको बता रहा, जैसे इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। एक जो है वो ऊपर का काम करती है, नीचे का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका वोल्केनिज्म। इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनो जो है किस प्रकार से जो मैग्मा बाहर आता है और वो जम जाता है। वोल्केनिज्म includes the movement of the molten rock magma into or toward the earth's surface and also formation of many extensive and extensive volcanic form बनते हैं। इसके दो प्रकार के रॉक्स हैं, आंतरिक और बाहरी। Many aspects of the volcanism have already been dealt in detail। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। Under the volcanoes in the unit 2 and under the igneous rocks in the preceding the chapter in this unit। What do the words volcanism and volcanoes, दोनों के अंदर फर्क होता है। वोल्केनो एक निकलता है, वोल्केनिज्म के कारण जो प्रोसेस होता है पूरा। नाउ वी कम टू द एक्सोजेनिक प्रोसेस में बात करते हैं। यहाँ पर द एक्सोजेनिक प्रोसेस ड्राइव देयर द एनर्जी फ्रॉम द एटमोस्फियर डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर्स। देखिए जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो किसके द्वारा पैदा होगा, टेक्टोनिक फैक्टर के द्वारा। यानी जो कॉन्टिनेंट्स हमारे बनेंगे, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कहीं पर इस प्रकार से। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं बाहरी शक्ति की, जैसे भी ग्लेशियर की बात करते हैं, रिवर की बात करते हैं, सारे की सारे इसके पीछे जो फोर्स है वो कौन सी है, सन की। वाई डू यू थिंक दैट द स्लोप्स और द ग्रेडियंट्स आर क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर। ये तो भाई प्लेट मूवमेंट के कारण है, इसी में इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अपॉन ऑल द अर्थ मटेरियल्स हैविंग ए स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड टू प्रोड्यूस द मूवमेंट ऑफ मैटर। In downslope direction, force applied per unit area is called the stress। यानी
किसके ऊपर कितना स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कितना पड़ता है, परमिट एरियाज के अंदर कितनी फोर्स वहाँ पर लगती है। जैसे कोई एरिया उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, स्ट्रेस पड़ जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। हम उसको कितना पुश करते हैं और पुल करते हैं, कितनी फोर्स वहाँ पर काम करती है। अगर वो ज़्यादा करती है तो वो नीचे गिर जाता है। दिस इंड्यूस द डिफॉर्मेशन, नीचे भी हो सकता है वो स्ट्रेस के कारण दब जाता है या आगे चला जाता है, अपना स्थान जो है वो छोड़ देता है स्ट्रेस के कारण। फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द फेसिस ऑफ द अर्थ मटेरियल आर शियर स्ट्रेसेस, इसको काट देता है। इस प्रकार की फोर्स काम करती है, उसको काट देता है, वहाँ से उसको अलग करता है, सेपरेटिंग फोर्सेज का काम करता है स्ट्रेस। यानी एक परमिट एरियाज के ऊपर कितना हम दबाव डालें, जैसे कोई मान लीजिए आपने कोई माउंटेन तोड़ना, उसके ऊपर दबाव डालते हैं या उसके ऊपर इतनी फोर्स डालते हैं तो उसको नीचे डिफॉर्म कर देगी या उससे अलग कर देगी, इसको काट देगी इस तरह से। इट इज दिस स्ट्रेसेस दैट ब्रेक रॉक एंड अदर अर्थ मटेरियल, इस प्रकार से ये किसी भी रॉक को या अर्थ मटेरियल को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। द शियर स्ट्रेसेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज, किसी भी रूप में हो सकता है। इसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से उस पर दबाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, एंगुलर हो सकता है, स्लिपेज हो सकता है। बिसाइड द ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस अर्थ मटेरियल बिकेम सब्जेक्ट टू द मोलिकुलर, मोलिकुल्स होते हैं कोई भी उसके अंदर रॉक्स होती है, मोलिकुलर स्ट्रेसेस दैट मे बी कॉज्ड बाय ए नंबर ऑफ द फैक्टर्स अमंगस्ट विच द टेम्परेचर चेंजेस। कई बार टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसके मोलिक्यूल जो एक्सपेंड हो जाते हैं, टेम्परेचर कम होगा तो वो कंट्रैक्ट होंगे, इस प्रकार से उसके अंदर एक क्रैक पड़ जाती है। इसके अलावा जैसे एक बात करते हैं, कोई रॉक्स है, वो बारिश का सीजन होता है, जैसे कई बार हम देखते हैं नेशडिंग होती है, तो उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वो डूब जाते पानी में भीगने के कारण, यानी पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब करता है, फिर वो एक्सपेंड कर देता है उनको, तो इस प्रकार से वो अपनी जगह छोड़ देता, लूज हो जाता है मटेरियल। became subjected to the molecular stress that may be the caused by a number of the factors amongst which temperature changes, crystallization होता है, melting are the most common। केमिकल प्रोसेसेस भी होता है, जैसे हाइड्रेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली लीड टू द लूजिंग ऑफ द बॉन्ड्स, जो केमिकल उसमें डाल देते हैं, कुछ प्रकार से एक्शन करता है, उसमें जो बॉन्डिंग होती है मोलिकुलर्स की वो कम हो जाती है। द बॉन्ड्स बिटवीन द ग्रेन्स डिजोल्विंग द सोल्यूबल मिनरल्स और सीमेंटिंग मटेरियल, इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसकी जो बॉन्डिंग कम हो जाती है, लूज हो जाता है और उसके बाद फिर टूट जाता है। दिस द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन इज डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेस। यानी इसका जो बेसिक रीजन है वेदरिंग का, वेदरिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, ब्रेकिंग या इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स ऑन द सीट, यानी एक ही स्थान पर जो है चट्टानों के टूटने फूटने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेदरिंग। इसका जो मेन कारण है वो तभी इसके कारण होगा, ये वेदरिंग जो है वो बेसिकली इसके पीछे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस, यानी इसके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा, कैसे भी पड़ा हो, चाहे वो फिजिकली है, केमिकली है, या एक मैन के द्वारा है, बायोलॉजिकली, कैसे भी। Stress in the body of the earth materials. Temperature and precipitation are the two important climatic elements. दो इसके अंदर है, टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होती है, रेनफॉल भी हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है, हेल हो सकता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब विंड वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म में पड़ता है, चाहे वो ड्रॉप ग्रुप में पड़ता है या स्नो ग्रुप में पड़ता है, फ्लैश में पड़ता है या हेल्स ग्रुप पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इसके दो, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स दैट कंट्रोल द वेरियस प्रोसेसेस। ऑल द एक्सनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर ए जनरल टर्म द डेनोटेशन। अब डेनोटेशन क्या होता है, देखिए जितनी भी जो मटेरियल है वो टूट गया, टूटने के बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, डेनोटेशन होता है ट्रांसपोर्ट, यानी जितनी भी एक्सनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम करती है, चाहे वो वेदरिंग है, वेदरिंग जैसे एक स्थान तोड़ेगा, उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कैसे भी हो, चाहे वो मास मूवमेंट के द्वारा हो या जितने भी हमारे एजेंट हैं, जैसे हम बात करते हैं भी रिवर है, ग्लेशियर है, इनके द्वारा। द वर्ड डेन्यूट मीन्स टू द स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिप होता है अनकवर, वहाँ से यानी चला जाएगा वो। वेदरिंग मास वेस्टिंग मूवमेंट्स, इरोजन एंड द ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डेनोटेशन। द फ्लो चार्ट फिगर, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया, गिव द डेनोटेशन प्रोसेसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव, देख सकते हैं आप इसके अंदर, एक यहाँ पर ये देखिए,
ये दिया गया डिफरेंटल फिजिकल दिया गया था, इसमें एक चार्ट दिया गया यहाँ पर, ये था इसकी गैदरिंग आ जाए, ये देखिए ये यहाँ पर एक दिया, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स. It should become clear from this chart that for each process there exists a distinct driving force or energy, as there are different climatic regions owing to variations in thermal gradients created by the latitudinal, seasonal and land and the water spread on the surface of the earth. ये मौसम के हिसाब से होता है, जैसे भी कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम है, उसके अंदर जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है एक स्थान पर कितना होता है, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है. The axonic geomorphic processes vary from region to region. ये एक रीजन में कम हो सकती है, दूसरे में ज़्यादा हो सकती है. यानी वेरिएशन का डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, ये इसके कुछ फैक्टर है, विच लार्जली डिपेंड ऑन द प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर. यानी वहाँ पर टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो यहाँ पर डेम्डेशन प्रोसेस दिखाएगा, प्रोसेस कैसे होती है इसमें देख सकते हैं आप. ये वेदरिंग है, ठीक है जी. वेदरिंग में ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी काम करती है, यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, मोलिकुलर स्ट्रेसेस काम करता है और केमिकल एक्शन काम करता है. उसके बाद जो मास मूवमेंट है, यानी जो मास मूवमेंट है, मास वेस्टिंग है, उसके पीछे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है. इसके बाद हम बात करते हैं इरोजन ट्रांसफॉर्मेशन, कनेटिक एनर्जी काम करती है. यानी एनर्जी जो है वो किस प्रकार कनेटिक होती है, इरोजन और ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो ग्लेशियर के द्वारा या रिवर के द्वारा. उस प्रकार से देख सकते हैं. प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर आल्सो एक्सर्ट इन्फ्लुएंस द इनडायरेक्टली on exogenic geomorphic processes within different climatic regions. There may be local variation of the effect of the different climatic elements due to the altitudinal differences. कहीं पर ऊंचाई कम है, कहीं पर ज़्यादा है altitude के ऊपर. Aspect variation and the variation in the amount of the insolation, वहाँ पर कितना जो है सोल रेडिएशन आता है, सूर्य ताप कितना आता है. Issued by the north and the south facing slope. नॉर्थ और साउथ कई बार होता है सन फेसिंग, जहाँ पर ज़्यादा तो वहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाता है, as compared to the east and the west facing slope. Further, due to the differences in the wind velocity, कई राज विंड तेज चलती है, कहीं पर कम चलती है, उसकी विंड की जो डायरेक्शन वेलोसिटी जो है वो कितनी है. अमाउंट एंड काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितनी जो है वो रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होता है, हेल्स होता है, इस प्रकार से. अमाउंट एंड काइंड ऑफ द प्रेसिपिटेशन, इट्स इंटेंसिटी, द रिलेशन बिटवीन द प्रेसिपिटेशन एंड द इवेपोरेशन, कितना जो है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है और इवेपोरेशन होता है. डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी दिन और रात के तापमान में उसको बोलते हैं कितना डिफरेंसेस है. रेंज रहता है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम माइनस मिनिमम. फ्रीजिंग, कहीं पर देखते हैं जो माउंटेन एरिया होता है, ग्लेशियर है, तो वहाँ पर दिन के समय तापमान जो है वो बढ़ जाता है, तो उससे जो मेल्ट होगा, रात के समय कम हो जाता है, फ्रीजिंग होगा. इस प्रकार से फ्रीजिंग एंड थाइंग फ्रीक्वेंसी, बार बार जो है वो वाटर जमता है और पिघलता है. डेप्थ ऑफ द फ्रोस्ट पेंट्रेशन, फ्रोस्ट कहाँ तक जो है पेंट्रेशन, उसके अंदर क्रैक्स कितने और कहाँ तक उसको पेंट्रेट करता है. द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वेरी विद इन एनी क्लाइमेटिक रीजन. तो इस प्रकार से ये इसके पीछे जो वेरिएशन का कारण है, ये कुछ फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, खासकर से टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के फैक्टर. और इज द सोल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द, इसके पीछे जो है वो मैंने आपको बता रहा कि सोलर एनर्जी जो सन है वो मेन फोर्स काम करती है इसके पीछे. Climatic factor being equal, the intensity of the action or axonic geomorphic process depends upon type and structure का. कई बार हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर सेम होते हैं, लेकिन जो रॉक का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. कोई जल्दी टूट जाती है और कोई लेट टूटती है. तो डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, वो कैसे बनी, बेसाल्ट की रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, किस प्रकार उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स बने. द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड द सच एस्पेक्ट ऑफ द रॉक्स एज फोल्ड है, फॉल्ट, ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द बेड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ज्वाइंट, उसके अंदर ज्वाइंट कितने हैं या नहीं है, बेडिंग प्लेन्स कितना, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिनरल्स, केमिकल सस्पेबिलिटीज ऑफ मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द परमिबिलिटीज एंड ड्यूरेबिलिटीज, उसके अंदर जो है वो परमिबल रॉक्स होती है, परमिबल रॉक्स होती है, वाटर जाता है या नहीं जाता है. इस प्रकार के कुछ फैक्टर क्या करते हैं. एंड डिफरेंट टाइप द रॉक्स विद डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर ऑफर द वेरिंग रेसिस्टेंस टू द वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. A particular rock may be resistant to the one process and non-resistant to another, and under the varying climatic conditions, particular rocks may exhibit different degrees of resistance to geomorphic process. यानी उसमें रोकने की ताकत है कितनी होती है, कई उस टेस्ट को रोक सकते हैं, कई नहीं रोक पाते.
तो डिपेंड करता है कि रॉक का स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का है। Hence they operate at differential rates and give rise in differences in topography. इसके कारण फिर जो टोपोग्राफी उसमें डिफरेंसेस आ जाता है, यानी हमारी टोपोग्राफी होती है स्थल का जो स्वरूप है दिखाई देता है कि किस प्रकार का। The effect of the most of the exogenic geomorphic processes are small and slow and may be stable in the short time span, but will in the long run affect the rocks severely due to the continued pressure. अगर वो लगातार जो इस प्रकार की प्रोसेस के ऊपर होती रहती है रॉक्स के ऊपर में, तो हो सकता है शॉर्ट टाइम में दिखाई नहीं दे, लेकिन लंबे समय तक वो जब चलता रहता है तो वो कंटिन्यू जो है उसके अंदर कटाव आ जाता है, उसको तो असर पड़ेगा, उसको तोड़ देता है इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये एजेंट काम करते हैं। फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू द वन फैक्ट दैट द डिफरेंसेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू द ओरिजिनली रिलेटेड टू द crystal evolutions continue to exist in some form or the other due to the differences in the type and structure of the earth material, differences in the geomorphic processes and there the rates of the operations. Some of the exogenic geomorphic processes have been dealt in this chapter. तो यहाँ पर कुछ फोर्सेस दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका है जो टॉपिक है वेदरिंग, जिसकी वेदरिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स ऑन द सिटी, यानी एक ही स्थान पर चट्टानों के टूटने फूटने की जो प्रोसेस उसको बोलते हैं वेदरिंग। इसमें क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। वेदरिंग इज एक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट और अर्थ मटेरियल। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन द वेदरिंग विच एक्ट आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर टू इफेक्ट द अर्थ मटेरियल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस देम टू द फ्रेगमेंटल स्टेट, यानी उसको तोड़ने का काम करता है। Weathering is defined as the mechanical disintegration or chemical decomposition of the rocks through the action of the various elements of the weather and climate. इसके लिए जो weather and climate के दोनों तरह के काम करते हैं। As very little or no motion of the material, इसके अंदर कोई गति नहीं होती है। Take place in the weathering, it is in situ or the on site process, यानी उसी जगह पर एक ही स्थान पर जो है टूटते फूटते रहते हैं, इसके अंदर कोई जो है वो मोशन गति नहीं होती है। is the little motion which can occur sometimes due to the weathering synonymous with the transport. थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक स्थान पर जो है टूटते रहते हैं। Weathering process are conditions by the many complex geological climate, topographic and vegetative factor. ये इसके कुछ फैक्टर है भाई, वहाँ पर किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जियोलॉजी किस प्रकार की, वहाँ पर टोपोग्राफी कैसी है, और जो हमारा जो सरफेस है वो उसके ऊपर कितनी वेजिटेशन है। Climate is of the particular importance. Not only weathering processes differ from climate to climate, but also the depth of the weathering mantle. तो यहाँ पर इसके जो देखेंगे किस प्रकार से डायग्राम दिया गया, इसमें देख सकते हैं क्लाइमेटिक रिजाइम दिया गया, इसको ध्यान से देखिए डायग्राम को। तो इसमें टुंडाइजन दिया गया, टेगाइजन दिया गया, नीचे एक इंडेक्स देखिए, फ्रेश रॉक कहाँ पर है, जोन ऑफ द लिटिल केमिकल अल्ट्रेशन, जोन ऑफ द मॉडरेट टू द गुड केमिकल अल्ट्रेशन, clay mineral zone of the dominance of the oxides of aluminium, soil with the oxides of the iron and aluminum। ये फिगर दिया गया। इसमें क्लाइमेटिक रिजाइम क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम द स्टार को ये 1967 में बना रहे हैं। ये देखते हैं इसके अंदर लाइन देखिए ध्यान से भी, प्रेसिपिटेशन कहाँ पर कितना टेम्परेचर है। वन जैसे पे फ्रेश रॉक है 1 2 3 4, ये 6 टाइप की जो रॉक्स दी गई, और वहाँ पर इसके द्वारा समझा गया कितना जो है वो वेदरिंग प्रोसेस होता है, यानी टैगा जो उसमें कितना होता है, और उसके बाद सेमी डेजर्ट है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सवाना में कितना है, इसके बाद ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वहाँ पर कम होता है। ये दिखाएगा मार्क द लैटिट्यूड वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेटिक रिजाइम इन फिगर 6.2, इसमें मार्क किया गया है। इसमें सारे के सारे आप देख सकते हैं भाई, ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल कौन सा, स्टेपीज कौन सा, टैगा कौन सा, टुंड्रा कौन सा है, इस प्रकार से ये दिखाएगा इसके अंदर। देयर आर 3 मेजर ग्रुप ऑफ द वेदरिंग प्रोसेसेस, इसके अंदर जो है वो ये भी आपका होगा 3 जो है वो यहाँ पर 3 टाइप का वेदरिंग होता है। देयर आर 3 मेजर ग्रुप ऑफ द वेदरिंग प्रोसेसेस, केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल, and that is the biological weathering processes. Very rarely does any one of these processes ever operate the completely by itself, but quite often a dominance of the one processes can be seen.
तो यहाँ पर वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के बारे में। ए ग्रुप ऑफ द वेदरिंग प्रोसेसेस वाइज द सोल्यूशन, जैसे हम बात करते हैं कोई चीज़ सोल्यूशन हो जाता है, कार्बोनेशन हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, and reduction act on the rocks of the decomposed, dissolve or reduce them to a fine clastic state. So the chemical reaction by the oxygen, surface and or soil water and the other acids, water and the air, oxygen and carbon dioxide मिलती है, तो उससे बाय प्रोडक्ट बनता है. Along with the heat must be present to speed up all the chemical reaction. Over and above the carbon dioxide present in the air, decomposition of the plants and animals increases the quantity of the carbon dioxide underground. These chemical reactions on the various minerals are very much similar to the chemical reaction in the laboratory. तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोनेशन होता है, इसकी 4 प्रोसेस है. इसमें हाइड्रेशन देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है. एक ऑक्सीडेशन होता है जिससे जंग लग जाता है ऑक्सीजन और एयर के साथ. तो ये था आपका केमिकल वेदरिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इसमें आता है फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस. क्या होता है? फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन सम अप्लाइड फोर्स. किस प्रकार की जो फोर्स वहाँ पर काम करती है, अप्लाइड फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कि could be the gravitational force such as the overburden pressure. इसमें क्या होता है कि gravitational force such as the overburden pressure, load and sharing the stress, expansion force due to the temperature change, crystal growth of the animal activities, water pressures controlled by the wetting and drying cycles. Many of these forces are applied both the surface and within the different earth materials, leading to the rock fractures. Most of the physical weathering processes are caused by the thermal expansion. जैसे हम बात करते हैं कुछ एरियाज में दिन के समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात के समय कम हो जाता है, और बार बार जब वो एक्सपेंड होगा, कंट्रैक्शन होगा, तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं. तो उसके बाद क्रैक्स पड़ के फिर वो ज़्यादा गहरे हो गए. कई बार देखते हैं माउंटेन एरियाज में इस प्रकार से क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसके अंदर फिर पानी घुस जाता है. पानी के घुस जाने से फिर जो है वो वेडिंग प्रोसेस काम करते हैं, उसके अंदर वेडिंग बन जाती है इस तरह से, और उसके ऊपर बहुत फोर्स काम करती है. इसके कारण फिर वो टूट जाती है रॉक्स. These processes are small and slow but can cause the great damage to the rocks because of the continued fatigue to the rocks suffer due to the repetition of contraction and friction. इस प्रकार से एक चलता रहता है कंट्रैक्शन. हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड द वेदरिंग. Biological weathering is the contribution or the removal of the minerals and ions from the weathering environment and physical changes due to the growth or movement of the organisms growing and the weathering by the organism. बहुत से अर्थवर्म होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं. इस प्रकार से बहुत से इंसान भी करता रहता है इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, उसकी तोड़ फोड़ करता रहता है. असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ द मॉइस्चर एंड एयर. ह्यूमन बीइंग बाय डिस्टर्बिंग द वेजिटेशन फ्लोइंग एंड कल्टिवेटिंग सॉइल्स also in the mixing and creating the new contacts between the air, water and the minerals in the earth materials. Decaying plants and animal matter help in the production of the humic, carbonic and other acids which enhance the decay and solubility of the some elements. Plant roots भी exert करते हैं, कई बार tremendous pressure डालते हैं, उसके कारण भी जो है वो चट्टान टूट जाती है और मिट्टी बढ़ाने का काम करती है. On the earth material mechanically breaking them apart. तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं. हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट ऑफ द वेदरिंग. देखिए स्पेशल इफेक्ट. तो वेदरिंग में क्या होता है, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं उसके ऊपर टेम्परेचर पड़ता है, फिर रात को ठंड पड़ती है, तो ऊपर से उसकी लेयर उठ जाती है. इसको बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग. दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन अंडर द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग थर्मल कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. यानी अनलोडिंग जो कंट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, उसके कारण साल्ट वेदरिंग. एक्सप्लेनेशन इज द रिजल्ट बट नॉट ए प्रोसेस. इसका रिजल्ट होता है फ्लेकिंग ऑफ, यानी मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम ओवर द रॉक्स और बेड रॉक रिजल्ट इन द स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस. ऊपर से जो उसकी लेयर है वो उतर जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है. Explanation can occur due to the expansion and contraction induced by the temperature changes. Temperature बार बार चेंज होता है. Explanation domes and the tores result due to the unloading and thermal expansion. इसमें यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया गया है. इसमें ये देख सकते हैं, यहाँ पर उसका ये देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इसके ऊपर से जो है उसकी लेयर उतर गई और ये बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है टूटने के कारण. ये था आपका वेदरिंग. उसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग की जो है इम्पोर्टेंस क्या है. वेदरिंग प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर फॉर्मेशन
ऑफ नॉट ओनली रेगोलिथ एंड सोइल्स। इस प्रकार से जो सोइल की फॉर्मेशन है वो वेदरिंग के जरिए होता है, सोइल फॉर्मेशन, बट आल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट, biomes and the biodiversity is basically the result of the forest vegetation, and the forest depend upon the depth of the weathering materials. Erosion cannot be significant if the rocks are not weathers. Erosion cannot be significant. अगर rocks नहीं टूटेंगी, weather नहीं होगा तो erosion नहीं होगा. That means the weathering aids the mass wasting. वेदरिंग के कारण जो मास वेस्टिंग होता है, वेदरिंग हो जाता है उसके बाद फिर उसको मूवमेंट होता है, उसके अंदर इरोजन, रिडक्शन ऑफ द रिलीफ एंड चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इरोजन। जो सारा का सारा जो इस प्रकार से चेंज होता है उसके वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प्स इन द अनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन वैल्यूएबल ऑयर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द नेशनल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी जितने भी सोयल फॉर्मेशन होती है इस प्रकार की मिनरल्स पाई जाती है। वेदरिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोयल। फॉर्मेशन यानी मिट्टी के बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। When rocks undergo weathering, some materials are removed through chemical or physical leaching by the groundwater, and thereby the concentration of the remaining valuable materials increases. Without such a weathering taking place, the concentration of the same valuable materials may not be sufficient and economically viable to explore, process and the refine. This is what is called the enrichment. तो हमने आज जो मेन टॉपिक पढ़े हैं भाई, वेदरिंग क्या होता है, खासकर से वेदरिंग के बारे में पढ़ा, फोर्सेस किस प्रकार से काम करती हैं, ये सारी की सारी एंडोजेंटिक फोर्सेस और एक्सोजेंटिक फोर्सेस जो है वो कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं, कैसे इनके द्वारा लैंडफॉर्म बनाई जाती है, और वेदरिंग जो है वो कितने प्रकार का होता है, वेदरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और एक स्पेशल इफेक्ट पढ़ा इसका, ये स्पेशल इफेक्ट के बारे में, स्पेशल इफेक्ट ऑफ द वेदरिंग। तो इसका जो सेकंड पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज जो है इसके साथ ये खत्म हो जाता है।